ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी के व्यक्तित्व को देखे थे। व्यक्तित्व उनका कितना सरल है, सीधापन है, स्पष्टवादिता भी उतनी है, उदारशीलता है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था है, ये देख चुके हैं। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म तिथि 2 होती है, और इस जन्म तिथि की 2 की जो अपवाद है वो बहुत ही कम लोग होते हैं, रेयरली, कि जिनके जन्म तिथि के बारे में इस प्रकार का संभ्रम बना रहता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि उन्होंने कृतित्व कैसे लिखा। मतलब यदि भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम जानना है तो हम उनके कृतित्व को पढ़ना आना चाहिए। तो ये जो बात है, कॉमन बात आप लोग उसमें रख सकते हैं। साहित्यकार अपनी मौलिक कृतियों से समाज के अच्छे बुरे पहलुओं का अंकन कर एक आदर्श समाज निर्माण की उम्मीद रखता है। हिंदी के सृजकों ने इसे बखूबी निभाया है, जिसमें पूर्णतांबेकर जी का योगदान भी अनन्य साधारण है। सन 1957 में तमाचा रचना द्वारा व्यंग में प्रवेश कर उन्होंने व्यंगकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी व्यंग रचनाएं विसंगति के सभी आयामों को नई चेतना से स्पर्श करती है। उनकी सृजन धर्मिता अपराजय और प्रयोगशील रही है। उनके व्यंग तथा व्यंग्येतर साहित्य का संक्षेप में परिचय निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है। देखिएगा कि जब हम किसी व्यक्ति की रचनाओं को देखते हैं तो निश्चित ही तौर पर वहां पर अच्छे समाज का जो असर है, मतलब समाज में अच्छे और बुरे पहलुओं को उन्होंने उजागर किया है और एक आदर्श समाज के निर्माण की उम्मीद उन्होंने रखी है। अब ये आदर्श समाज की उम्मीद क्यों रखता है हर साहित्यकार? क्योंकि साहित्यकार ही समाज को परिवर्तित कर सकता है। एक साहित्यकार ही ऐसा होता है कि जो साहित्यकार पूरे समाज को बदल सकता है। यह न्यू केवल साहित्यकारों के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की कृतित्व को देखा। अब देखिए, व्यंग संग्रह में, अब इसको डीप में आप लोगों को प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस आपको यह पूछा जाएगा कि उनके व्यंग संग्रह कौन कौन से हैं। हो सकता है बेटा कि उनके व्यंग में ये काद उन्होंने डाल दिया कि रेडीमेड कपड़े, यह रचना किस विद्वान की है, किस साहित्यकार की है, किस खानदेशी साहित्यकार की है। तो फिर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रेडीमेड कपड़े किन किन के, क्योंकि ये हमारा पहला ऐसा साहित्यकार है जिसे हम लोग देखना चाहते हैं। उसके पश्चात आपको डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी है, विश्वास पाटिल जी है, उन लोगों को भी आपको देखना है। तो चलते हैं, व्यंग संग्रह उनके कौन कौन से हैं, उसमें क्या है, यह शायद ही नहीं समझ आपको पूछा जाएगा, लेकिन आपके पास नोट्स छोड़ी है तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। ब्रीफिंग में आपके पास वो भी दे दिया है। रेडीमेड कपड़े उन्होंने 1973 में लिखा और जिसका प्रकाशन उन्होंने दिल्ली से किया। उसके पश्चात कैक्टस के कांटे, जिसका उच्चारण जिसका प्रकाशन 1989 में पंचशील प्रकाशन जयपुर से किया गया। इसमें 21 रचनाएं संकलित है। देखिएगा कि जैसे इसके पूर्व में भी कैक्टस के कांटे इस विषय में हमारे डॉक्टर पूर्णतांबेकर जी बता चुके हैं हमें। उसके पश्चात प्रेम विवाह, ये भी व्यंगात्मक रचना और उसे उन्होंने 1981 में लिखा, पंचशील प्रकाशन जयपुर के द्वारा, और जिसमें 19 रचनाएं संकलित है। आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रेम विवाह इस रचना में, इस व्यंग रचना में कितनी रचनाएं संकलित हैं? किसी में 19 है तो किसी में 20 है, किसी में 21 है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। विजिट यमराज के, अब देखिए, यमराज से तो बस केवल नाम से डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली यमराज के साथ विजिट करवा ली। तो क्या है इस रचना में, किस बात को लेकर ये संकलन का प्रतिनिधित्व करती है, किस प्रकार वह स्वार्थी प्रवृत्ति को पर्दाफाश कर दे। तो ये जो कृति है विजिट यमराज की, इसका प्रकाशन सन 1983 में पंचशील प्रकाशन जयपुर से हुआ। इसमें 27 व्यंग रचनाएं हैं और 15 लघु कथाएं एवं टुकड़े मुकड़े संकलित है। तो इस प्रकार उन्होंने विजिट यमराज की, इसमें इस प्रकार का आयोजन किया हुआ है, उसे टुकड़ों में बांट चुके हैं। कभी कहानी भी है और उसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक रचना भी देने का प्रयास किया। अंगूर खट्टे नहीं है, 1985 में प्रकाशित यह जो रचना है, यह रचना, इसमें 21 व्यंग रचनाएं हैं, जिसमें निबंध, कहानी, लघु कथा, एकांकी आदि विधाओं का प्रयोग किया। आपको इस सवाल पूछा जा सकता है बेटा कि निबंध, कहानी, लघु कथा, एकांकी, इन विधाओं का प्रयोग किस व्यंग्यात्मक रचना में किया गया?
फिर इसके बाद आपको आंसर होगा विजिट यमराज की, अंगूर खट्टे नहीं है, एक एक जे, प्रेत का बयान। इस प्रकार का कई ये आपको दिया जाएगा, तो आपको करेक्ट आंसर देना होगा अंगूर खट्टे नहीं है। ध्यान देकर सुनिएगा, ध्यान देकर पढ़िएगा। इस बात का गूगल क्लासरूम पर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जो मिलता है लेक्चर में मिल रहा है। ध्यान देकर सुनिए, आप बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं। तो ये आपके पास कॉपी दी है, आप इसकी प्रिंट निकाल रहे हो या आप उसे लिख रहे हो, डिपेंड करता है आप लोगों पर। बदनामचा, अब देखिएगा कि ये जो व्यंग्यात्मक रचना उन्होंने लिखी है, वास्तव तौर पर एक वैचारिक पैनी दृष्टि का दस्तावेज के रूप में यह एक सशक्त व्यंग्य यात्रा के रूप में प्रचलित है। इसमें 80 रचनाएं पाई जाती है, और इन 80 रचना में कुछ निबंध भी है, कुछ कहानियां भी है, और कुछ व्यंग्य छटाएं भी प्राप्त होती है। ध्यान देकर प्रश्न को पढ़ना है पहले तो, कि आपको प्रश्न किस टाइप का पूछा गया है, और उसी के बाद आपको आंसरिंग करना है। 1988 में पंचशील प्रकाशन जयपुर के द्वारा डॉक्टर शंकरपूर्ण तांबेकर जी ने बदनामचा यह जो रचना लिखी, इस रचना में 80 रचनाएं हैं, जिनमें कुछ निबंध है, कहानियां हैं और व्यंग्य छटाएं भी हैं। अब उन्होंने आगे परिचय दे दिया है, और इस परिचय को आपको आपके नोट्स के जरिए प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गुलेल भाग 1। 1993 से लेकर 1996 तक की रचनाएं गुलेल के नाम से 5 खंडों में विभाजित की गई। अब देखिएगा कि खंड खंडों में विभाजित किया जाता है, मतलब गुलेल भाग 1, अब आगे आएगा गुलेल भाग 2। अब आपको इसमें बहुत ज्यादा एक कॉन्ट्रास्ट फील होगा। कैसे? तो कभी आपको गुलेल भाग की एक कीचड़ कथा, या कालिदास और शेक्सपियर, या अजंता की एक नई गुफा, अध्यापक और अफसर, ये ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं बेटा कि जिसमें आप लोगों को बहुत ध्यान देकर सुनना पढ़ना नितांत आवश्यक हो जाता है। हो सकता है कि गुलेल भाग 1 में यदि एक कीचड़ की कथा हो, कालिदास और शेक्सपियर हो, तो दूसरी कथा में वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले बात उसने उन सभी चीजों को पहले भाग में कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है गुलेल भाग 2। तो 5 खंडों की श्रृंखला में हमारा दूसरा भाग चलता है, जिसका प्रकाशन पुस्तकायन प्रकाशन नई दिल्ली से 1994 में हुआ। उन्होंने तो पहले ही बता दिया कि गुलेल भाग 1 कब से लेकर कब तक मनाया गया। मतलब तय है कि एक साल में ही वह 1993 से लेकर 96। अभी अभी हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर रचना उनकी हर एक साल में छपती जा रही है। एक भी साल उनका ऐसा नहीं गया है कि जिसमें उन्होंने रचना नहीं लिखी। क्यों रचना लिखी, किस लिए उन्होंने रचना लिखने में वो बाध्य क्यों हो गए? तो इसका मूल रीजन है उनकी जीवन यात्रा, है ना। उन्होंने जो अपने जीवन में जो संघर्ष देखा, संघर्ष झेला, है ना, और उसी संघर्ष में वो रोए नहीं। जैसे कि उन्होंने बताया, आप SYBA में एक व्यंग्यात्मक रचना उनकी पढ़ चुके हो, एक गोप कक्ष। पढ़ी है नहीं पढ़ी है? पढ़ी ना उजाला? पढ़ी। हाँ, तो जब आपने उस एक गोप कक्ष को पढ़ा, तो जैसे श्री कृष्ण राधा को छोड़कर चला जाता है, गोपियों को छोड़कर चला जाता है, तो गोपियां और राधा उसके विरह में रोती बैठती है क्या, कि मुझे छोड़कर चला गया, हाय मैं अब क्या करूं, कैसे करूं। ऐसे रोना रोते हुए नहीं बैठी हमारी राधा, बल्कि वो एक उत्कृष्ट समाज सेविका बन गई। और समाज सेविका भी कैसे, कि हमने देख लिया कि वह पशु पंछियों से प्यार करती है, बूढ़ों से प्यार करती है, अपने बच्चों से प्यार करती है, और इतना ही नहीं तो पूरे समाज के दुख को दूर करने का प्रयास करती है ना। मतलब देखिएगा कि जब भी समस्या आती है तो हम लोग रोना रोकते बैठते, क्या होगा, कैसे होगा। अरे भाई, रोना रोने से काम नहीं चलेगा। तो कल भी बताया था, आज फिर से बताना चाहेंगे, आपको आपके अंदर शांति को प्राप्त करना होगा, है ना। अब ये शांति आपको ऐसे नहीं मिलेगी, और आपको शांति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। और जब आप लोग ध्यान करोगे तो ये शांति अपने आप आपके बीच में आ जाएगी, यह बात तय है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। नेक्स्ट, गुलेल भाग 2। इतना क्लियर हो गया आपको, जिसका प्रकाशन पुस्तकायन प्रकाशन नई दिल्ली 1994 में उन्होंने किया। अब देखिएगा कि इन रचनाओं में, इस संकलन में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति को रखा हुआ है।
मतलब कि जहां पर एक अलग अलग प्रकार की व्यक्तित्व को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। कभी उन्होंने इसमें अज्ञातवास को देखा, भैंस की एक अर्थहीन सीरियल को, बौखलाहट एक पात्र की, इस प्रकार की कई रचनाएं जिस पर व्यवस्था, मतलब जो हमारे प्रशासन की व्यवस्था होती है उसकी विद्रूपता होती है, कई बातें होती है दोस्तों की मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा के लिए या प्रशासन व्यवस्था भी कितनी कमजोर हो गई है उस पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया हुआ है कि उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई प्रशासन के कारण की, तो उन सभी विडंबनाओं को उन्होंने प्रहार करवा दिया और फिर इस प्रकार का निर्माण हो गया। अब आगे चलते हैं कि गुलेल भाग 3। अब गुलेल भाग 1, गुलेल भाग 2, गुलेल भाग 3, इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं का निर्माण किया। इसमें भी उन्होंने किसका वर्णन किया? राजनीति है, भ्रष्टाचार है, पूंजीवादी वर्ग है और इसके द्वारा किया जाने वाला शोषण, और इसके साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग की निष्क्रियता कैसे हो जाती है। अब देखिए कि बुद्धिजीवी वर्ग यानी क्या, कि जो टीचर्स होते हैं, है ना, मतलब जो एकेडमिशियन होते हैं, बस एकेडमिशियन और बुद्धिजीवी वर्ग यह दोनों एक साथ मिलते हैं। तो इनके साथ जो निष्क्रियता होती है, जो भ्रष्टाचार लोग करवाते हैं, करते हैं, है ना, और जो पूंजीवादी वर्ग होता है, एक और है मार्क्सवाद और दूसरी जगह पर पूंजीवाद। तो इन मार्क्सवाद अन्याय के खिलाफ आवाज देने वाला, और पूंजीवाद ऐसा है कि वह पूंजीवाद केवल शोषण किया जाता है। जैसे बड़े बड़े जमींदार उस समय में छोटे छोटे किसानों का शोषण किया करते थे, है ना। तो जमींदार को न लेते हुए यहाँ पर हम बुद्धिजीवी वर्ग की उस निष्क्रियता को लेने का प्रयास करते हैं। अब कैसे होगा कि जैसे यह बुद्धिजीवी वर्ग है, अपना निरंतर सरलता से, सधनता से अपना कार्य करता है, लेकिन उस पर ये जो पूंजीवादी वर्ग है वो शोषण करता है, भ्रष्टाचार करता है, राजनीति और आज की हम कहें कि प्रशासन व्यवस्था इसके लिए बहुत अच्छा अपना कार्य निभाती है। अब अलग अलग प्रकार की सुक्तियां भी उन्होंने प्राप्त की, व्यंग्य की जो उक्तियां होती है उसे भी उन्होंने आत्मसात किया और उसे लिखने का प्रयास किया। अब देखिए इसमें क्या आया, अंधेर नगरी आप लोग पढ़ चुके होंगे, एक बहुत सुंदर सी एकांकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब उसी के आधार पर एक आधार बनाकर उन्होंने अंधेर नगरी लिखवा दिया। मतलब अंधेर नगरी से तात्पर्य क्या होता है, क्या आपने उस अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की एकांकी को पढ़ा है? नहीं मैम। हाँ, देखिए तो अंधेर नगरी टके शेर भाजे टके, मतलब वहां पर क्या होता है देखिएगा, जिस राज्य का राजा ही अंधा हो, उस राज का जो राजकाज करने वाले जितने भी लोग होते हैं वह सब अंधे ही होते हैं। मतलब तय है कि हमारे देश का जो कर्ता कविता है, मतलब हम कहें कि जो प्रशासन व्यवस्था है हमारी वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था स्ट्रांग होती है तो जैसे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं, ठीक वैसे अपने पूरे देश को बचा सकते हैं। यह बात हो गई। हम किसी एक विशेष राजनीति पक्ष के विरोध में नहीं बोलना चाहते और किसी के साथ नहीं में नहीं बोलना चाहते, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का यदि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है अन्य देशों से ज्यादा है। लेकिन कोविड-19 ऐसी महामारी की वजह से आज भी हम आध्यात्मिक धरोहर के कारण अपने आप को नहीं, अपने परिवार को, अपने परिवेश को, अपने नगर को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे देश को बचाने के लिए आज हम पूरी तरीके से साबित हो गए। कैसे? तो कभी दिए लगाकर, कभी थाली बजाकर, कभी ताली बजाकर, कभी शंखों का निनाद कर हम उसे दूर करने का प्रयास करते गए। मतलब तय है कि हमारी आज की भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारे आध्यात्मिक तौर तरीकों पर चलती है, ये तय है। तो हमें उस संस्कारों को, उस संस्कृति को अपनाना चाहिए, और खास तौर पर जब हम संतों की भूमिका को पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो हमारी भाव भूमिका भी वैसे होनी ही चाहिए। देखिएगा कि कल आप लोगों ने जो लेक्चर्स किया
उस लेक्चर्स में हमने डॉक्टर शंकर पूर्णतांबेकर जी के केवल व्यक्तित्व को जाना कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। अब उन्होंने इस प्रकार की रचनाओं को क्यों लिखा यह भी उन्होंने स्पष्ट करा दिया कि उनके उस संघर्ष के कारण एक नया साहित्यकार ने जन्म ले लिया। मतलब जितने भी उनके लाइफ में उनके आम जीवन में, मतलब उनका शायद कॉलेज का लाइफ हो सकता है, कॉलेज जीवन हो सकता है, उनका महाविद्यालयीन जीवन हो सकता है, वहां पर आने वाली प्रशासकीय व्यवस्था हो सकती है, आम जीवन में आने वाली राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है। इन दोनों के बीच में जो बुद्धिवादी वर्ग है, मतलब खुद का जो निष्क्रिय होना मानते हैं, उससे ही उन्होंने क्या करवा दिया। देखिए, हम अपनी ओर से कुछ चीजें नहीं बताना चाहते, आपके सामने ये स्क्रीन शेयर हो गई है और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, इस संग्रह में राजनीति, भ्रष्टाचार, पूंजीवादी वर्ग द्वारा किया जाने वाला शोषण, बुद्धिजीवी वर्ग की निष्क्रियता, साहित्य का उत्तरदायित्व आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। अब ऐसा लिखने के लिए यह साहित्यकार क्यों बाधित हो जाता है? क्योंकि वह सारी घटनाएं उसके साथ घटित हुई है। अब देखिएगा कि यह जीवित घटनाओं का दस्तावेज है दोस्तों, यह उन्होंने लिखवा दिया और छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। एक गोप कक्ष को जब हम पढ़ते हैं तो उस गोप कक्ष में हम स्वयं साक्षात राधा के कैरेक्टर के माध्यम से राधा का जो चरित्र है, उस राधा के चरित्र में हम स्वयं डॉक्टर शंकर पुनतांबेकर जी को देखते हैं। या श्री कृष्ण ने जो लेटर्स उसमें लिखे हुए हैं, भले ही वो लेटर आज हम उसे कहें कि लेटर के रूप में हम किसी मनुष्य को नहीं देख सकते, लेकिन लेटर के माध्यम से उन शब्दों की जो अभिव्यक्ति है, उन शब्दों की अभिव्यक्ति में डॉक्टर शंकर पुनतांबेकर जी को देखते हैं। यह असली असली साहित्यकार है दोस्तों, ये सच्चा साहित्यकार है, ये सच्चा रचनाकार है कि जो भोगा हुआ यथार्थ को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करना जानता है और चाहता है, और वह करता भी है। एक एक रचना का परिमार्जन उन्होंने किस प्रकार से किया, मतलब एक कुशल खिलाड़ी के रूप में। यदि वह हम कहते हैं कि हर रचना को उन्होंने एक एक खंड के माध्यम से एक एक सालों में लिख दिया, तो कई लोग ऐसे होते कि उन पर ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं, भाई एक साल में एक रचना लिखवा दी, एक रचना लिखवा दी। ऐसा नहीं होता बेटा, हर रचनाकार को अपना कार्य करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, किस लिए करना पड़ता है? तो यह बात तय है कि जो रचनाकार भोगे हुए यथार्थ को संबोधित करता है, जानता है, समझता है, और उसी के अनुरूप उसे अपना कार्य करना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया बेटा आपको? आपकी आज्ञा है हम आगे बढ़े? जी मैम। हाँ, आज विद्या की जगह पर हाँ, मंगला की जगह पर विद्या आ गई है। आज मंगला गायब हो गई। ऐसा तय कर लिया है क्या रे कि कल आज आप लेक्चर करो, कल मैं करूंगी? ऐसा नहीं ना? नहीं मैम, कल मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए। तबीयत मत खराब आप ही करो। देखिए बेटा, आपको आप ही नहीं सुने इसीलिए। दीपावली के त्योहारों में हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि घर के कामों में भी हाथ बंटवाना आपको है ना। और छुट्टी का रिकॉर्ड किसी ने पूछा था, छुट्टी का रिकॉर्ड अभी आ गया है बेटा। 12 तारीख से शायद हमें छुट्टी लगेगी, है ना। शायद लगेगी, लेकिन ध्यान में रखिएगा, हम लोग लेक्चर लेंगे। बिल्कुल ये सोचिएगा मत कि लेक्चर्स के लिए छुट्टी मिलेगी आपको। लेक्चर होगा आपका। हम आपके दीपावली के त्योहार में लड्डुओं की परत जो जम जाती है ना, घी की परत जम जाती है दिमाग पर, वो जमने नहीं देने वाले। आपके लेक्चर होंगे। कोई भी किसी को ऑब्जेक्शन होता है प्लीज शेयर कर दीजिएगा। उस दिन लेक्चर हम लोग थोड़ा सा टाइमिंग का, जैसे अभी कर रहे हैं ना, टाइम टू टाइम ले रहे हैं, उस टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आप जब कहोगे, लेकिन लेक्चर तो लगेगा बेटा अपना। चलते हैं। गुलेल बाग 4। श्रेष्ठ व्यंग्यकार वही होता है जो मानवीय प्रवृत्ति पर व्यंग करता है। अब इनकी तो श्रेष्ठता थी ही। क्यों श्रेष्ठता थी? क्योंकि वो तो स्पष्टवादिता थे, और जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। अब इन्होंने क्या किया, अपने जीवन में मानवीय प्रवृत्तियों पर कड़ा प्रहार करवा दिया। अब मानवीय प्रवृत्तियों पर ही प्रहार नहीं किया उन्होंने, तो राजनीतिक, प्रशासनिक, भ्रष्टाचार रूपी लोगों पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। अब देखिएगा कि उन खंडों में उन्होंने किस प्रकार से लिखा। 1994 में पुस्तकायन, पुस्तकायन उनका फेमस है, उन्होंने पुस्तकायन से जयपुर से लिखा। अब देखिएगा कि गलत फांसी पर, कैसे गलत फांसी पर,
अब इस रचना में क्या है कि गलत आदमी कैसे फांसी पर लटकाया जाता है कि जिसका कोई कसूर ही नहीं है, उसके खिलाफ कई लोग आंदोलन पर आंदोलन, आंदोलन पर आंदोलन करते रहते हैं। मतलब रिमाइंड पर रिमाइंड करते रहते, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने, अरे यार तेरे नसीब में नहीं था, क्यों तुम उस व्यक्ति को कस रहे हो, क्यों फंसाना चाहते हो? लेकिन नहीं, तो गलत आदमी को हम कहीं ना कहीं सत्य को संघर्ष करना पड़ता, और ऐसे ही सत्यवादी संघर्ष वाली जो बात है, गलत फांसी पर लग जाता है। एक उद्घाटन अक्सर फिल्म देखने को आ रहा है, मतलब जो अक्सर होता है बड़ा, हम कहे कि ऑफिस का जो बहुत बड़ा बॉस होता है वो, जापानी साड़ी, ये भी एक व्यंग्यात्मक रचना है उनकी। गांधी जिंदा है, मैं कविता सुनाने चला, इस प्रकार की कई यथार्थवादी रचनाओं को उन्होंने लिखने का प्रयास किया। गुलेल भाग 5, गुलेल भाग 5 देखिए, 100 साल जिएगी ये बच्चे, है ना विद्या? अब जी विद्या, मैम। हाँ, 100 साल जिएगी मंगला, मंगला का आवाज, मंगला को आवाज दी और मंगला ने आवाज को सुन लिया। चलो, गुलेल भाग 5। तो गुलेल भाग 5 खंड के अंतर्गत क्या है कि यह श्रृंखला की अंतिम कड़ी, क्योंकि बता दिया पहले कि 1900 कब शुरू किया था उन्होंने, याद आ रहा है आपको? गुलेल भाग 1 को कब लिखा था? अरे आ जाओ यार, कितना सोचने का काम मत करो। चलिए, देखिए यहाँ पर आ गया 1993 से लेकर 96 तक, मतलब हर रचना उन्होंने लिखी, 5 सालों में उन्होंने 5 रचनाएं लिखवा दी। गुलेल भाग 4 हो गए, गुलेल भाग 5 अंतिम कड़ी 1993 से लेकर शुरू हुई, 1996 में जाकर खत्म हो गए। गुलेल नाम से 22 खंड निर्माण करने की इच्छा को उन्होंने अभिव्यक्त किया, लेकिन दुर्भाग्य से संभव न हो सका। इस खंड की रचनाओं में उन्होंने बेरोजगारी, साहित्य, सत्ता सम्मान का खोखलापन, ऐसे विषयों पर प्रहार किया। देखिएगा कि जो उन्होंने भोगा, जो उन्होंने देखा, उस पर उन्होंने कहलवा दिया। उसने कहा था, देखिएगा इसके नीचे ये कहानी आ रही, उसने कहा था। गुलेरी जी की यह फेमस कहानी है, शायद आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन एक मैम मार्मिक कहानी है बेटा, आप लोग उसे सुनिएगा। कविता हाँ, कविता जुड़ी है ना, कोई और था, कैसे कट हो गए, 6 ही लोग हैं, 7 लोग थे शायद। कविता का नेट प्रॉब्लम चल रहा था, बीच बीच में अटक जाती उसकी आवाज। नहीं मैम, मैं तो हूँ अभी। अच्छा, आ गए आप, गुड गुड। हाँ, तो उसने कहा था ये बहुत रोमांचक कहानी है, पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, ये प्यार वाली कहानी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और खास तौर पर ये पुरस्कृत कहानी है ना? क्या है इसमें इंटरेस्ट वाली कहानी है, आप लोग खुद पढ़ोगे यकीन हो जाएगा। बड़ी कहानी है, स्टार्टिंग में बहुत बोर लगता है, लेकिन वो जो बच्चा है ना, तेरी कुड़माई हो गई, और वो कहते धत, ये शब्द मुझे बहुत जचते हैं उस कहानी के, तो आप पढ़िएगा जरूर। उसने कहा था, तो देखिएगा किसने क्या कहा, ये उन्होंने उस कहानी में बहुत मार्मिकता से बताया, लेकिन उसने कहा था। अब ये जो वाक्य है ना, ये लास्ट मोमेंट में पता चलते हैं कि उसने क्या कहा था। तो गुलेल भाग 5 में मैम हमने पढ़ी है कहानी पढ़ी है। 12वीं में। ओ, 12वीं में। ओके ओके, 12वीं की कहानी आपको टीवाई में याद आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। बिल्कुल सही, मतलब ये क्रेडिट आपका नहीं है बेटा, माफ कर दीजिएगा, थोड़ा स्पष्टवादिता से बोलते, ये क्रेडिट आपका नहीं, आपके पढ़ाने वालों को है। सलाम है उनको, पढ़ाने वालों को, जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, कि इतनी सुंदर कहानी, और उसे आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया, यही हमारे लिए बहुत काफी है। बहुत अच्छा लगा विद्या जी आपसे सुनकर कि आपको वो कहानी 12th की जी मैम, पूरी कहानी। कहानी याद है मुझे। बहुत बढ़िया बेटा, ये जिन्होंने आपको पढ़ाया उनको आज कॉल करके धन्यवाद दे दीजिएगा, कि हमारी ओर से, आपकी ओर से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने तो उनको शायद भूल भी गए होंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं ना टीचर्स को, और अच्छे टीचर्स को तो भूलने में ज्यादा माहिर होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नहीं तो मैम, ऐसा नहीं होता। वेरी गुड, ये अच्छा लगा बेटा ये सुनकर, और भी अच्छा लगा कि आज हरियाली है, हरियाली है आज, 6 तो 6 मुझे अच्छा लगा। पतंजलि, अब देखिएगा कि उस जमाने में पतंजलि का एक हम कहे कि अभी भी है, नहीं है ऐसा नहीं,
लेकिन ये जो है ना पतंजलि का मतलब जो प्रोडक्ट्स लोग बेचते हैं, आप लोग सुन रहे हो कि अ, जैसे कई चीजें बेची जाती है मार्केट में, लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना उसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, प्राप्त नहीं कर पाते, उसका फायदा नहीं ले पाते। बस वही है कि 1996 में विकास प्रकाशन जो कानपुर से हुआ है ना, उसमें से उन्होंने पतंजलि छपवा दिया। अब इसमें क्या है, तो उन्होंने पैसे कमाने की जो लालसा से लिखा हुआ साहित्य है, व्यंग्यकारों की प्रदर्शनकारी वृत्ति है, अखबारी व्यंग, इस पर पतंजलि में तीखा प्रहार किया। अब कैसे यार लोग पैसे कमाने की लालसा में कुछ भी लिख देते हैं और छपवा देते हैं, अब उस पर कैसे व्यंग किया जाए। तो इस प्रकार का जो साहित्य का परिमार्जन है वह करने में वो अपने कविता कट गए वापिस। तो यह सारी चीजें होती है। पतंजलि शतरंज के खिलाड़ी। अब शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने बहुत बार बताया है कि शतरंज के खिलाड़ी में मैंने ये बताया, मैंने वो बताया। तो शतरंज के खिलाड़ी या जो है गुलेल के 5 खंडों का सृजन उन्होंने किया। ठीक उसी प्रकार अवकाश प्राप्त होने पर, मतलब जब वो रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर्ड होने के पश्चात उन्होंने 8 खंडों में संकलित किया। अब देखिएगा कि जैसे हम लोग गुलेल की 5 खंडों को बता चुके, ठीक वैसे ही उन्होंने पूर्ण तांबेकर जी ने इस व्यंग्यात्मक रचना मतलब शतरंज के खिलाड़ी को 8 खंडों में विभाजित करवा दिया। और इस श्रृंखला का प्रथम शीर्षक शतरंज के खिलाड़ी, इसका प्रकाशन 1997 में राधाकृष्ण प्रकाशन से हुआ। और इस संग्रह का जो विषय है वह वैविध्यपूर्ण है। मतलब जैसे हमने आपको बता दिया कि कहीं पर सत्ता का बताया, राजनीति का बताया, है ना। तो ठीक वैसे ही उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो राज मुकुटे होते हैं, देश प्रेम होता है, या सत्ता लोलुप नेताओं का जो नकली चेहरे होते हैं ना, ये बात बहुत ध्यान देने लायक है आप सभी लोगों के लिए। क्यों ध्यान देने लायक है, क्योंकि आज अभी भी छोटे हैं बच्चे हो, आप बहुत छोटे हो, अभी भी आपको वो नॉलेज नहीं है जो समाज का एक्चुअल नॉलेज होता है। इसलिए हम आपको बहुत छोटे मानते हैं, क्योंकि आज भी हम सत्ता के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग कहते कुछ है और अंदर उनका कुछ और चलता है। तो ऐसे सत्ता लोलुप नेताओं का जो नकली चेहरा होता है, अब हुआ होगा यार कुछ उनकी लाइफ में जरूर, उनके अपने लाइफ स्टाइल में, कि उन्होंने अपनी जिंदगी को ढोते हुए आगे ले जाते हुए, उनके एकेडमिशियन को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके प्रशासन व्यवस्था में कई अवरोध उत्पन्न होते हुए, कई बाधाएं उत्पन्न होती हुई उन्होंने देखी होगी, अनुभव किया होगा। और एक सच्चे साहित्यकार हम बार बार उस चीज को आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं बेटा, कि सच्चा साहित्यकार वही होता है जो अपनी साहित्य को एक भोगे हुए यथार्थ को प्रस्तुत करता है ना। तो जैसे उन्होंने बताया कि नकली चेहरे की नकली चेहरे का पर्दाफाश करता है, तो घर की तलाशी करवा ले। अब देखिएगा, घर की तलाशी करवाते हैं मतलब क्या करते हैं कि एक जगह पर वह उनके घर पर एक ऑब्जेक्शन होता है कि आपके घर में छिपाया हुआ है, जबकि उनके घर में कुछ नहीं निकलता, है ना। ऐसा कई बार होता है कि हाँ इनका ये रहस्यमय है, इसमें कुछ ना कुछ तो चालबाजी रखी हुई है, इसमें कुछ ना कुछ फेक बाजी होती है, तो चलो उस पर हम लोग कटाक्ष डालें। तो करते हैं, जिन पर ऑब्जेक्शन लेना है वो लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो ये जो तलाशी उन्होंने घर की तलाशी की, मतलब उनके घर में तो कुछ नहीं निकलता। तो ये वाली बात जो उन्होंने अपने जीवन में देखी, भोगी, और उसी भोगे हुए यथार्थ को उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। अब जैसे उन्होंने आगे बताया कि इस संग्रह में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त राजनीति, भेद नीति, उपाधियों का खोखलापन, संस्था चालकों की मनमानी, इस प्रकार की वृत्तियों पर प्रहार किया। मतलब देखिएगा कि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने भोगा, हम किसी संस्था के विरोध में नहीं कहना चाहते, लेकिन जो कुछ उन्होंने दिया हुआ है कि भोगे हुए यथार्थ को प्रकाशित करना है, तो फिर भोगा हुआ यथार्थ उनका क्या रहा होगा, जैसा भी रहा होगा, जो जो उन्होंने भले उन्होंने अपने आम जीवन में फील नहीं किया होगा, लेकिन उनके साथ आने वाले अन्य लोगों ने फील किया होगा और उन्होंने बड़ी गहराई से उसे देखा होगा।
जबकि इसके पूर्व लेक्चर्स में उन्होंने खुद बताया हुआ है कि मेरी जो जिंदगी गई वह बड़ी ही संघर्ष वाली जिंदगी गई। तो हाँ, तो उस संघर्ष को उन्होंने इस प्रकार से प्रकट कर दिया। फिर उस दृष्टि से मैं पद्मश्री, भैंस और भैंस, स्कूल के नाम संदेश, टॉप रूम तथा यूनिवर्सिटी न्यूज़वीक विशेष उल्लेखनीय रचनाएं है। शतरंज खिलाड़ी में व्यावसायिक साहित्य, दैनिक जीवन आदि में व्याप्त विसंगतियों का प्रखर रूप से व्यक्त हुआ। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि 7 लोग आज जुड़े हुए हैं। इस लेक्चर के पश्चात किसी का भी लेक्चर नहीं है, जरा जोर से ना कह दो या हाँ कह दो। नहीं मैम, इसके बाद लेक्चर नहीं। ओके, ठीक है। तो फिर वही ये फंडा मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जूम मीट पर अपनी आप अकेली बात करती रहूं, दीवारों से सिर टकराऊं और उसे उठाकर गूगल क्लासरूम में डाल दूं। आई डोंट लाइक दिस। मुझे बस जीवंतता चाहिए मेरे लेक्चर्स में। तो एक कॉल करके हम सर से पहले परमिशन ले लेते हैं, हमारे विभागाध्यक्ष जी से, और उन्होंने यदि परमिशन दी तो हमारा दूसरा लेक्चर कंटिन्यू लेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है आई डोंट नो, बट हमें तो पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है उसमें। तो आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, किसी को मजा नहीं आ रहा है लेक्चर पढ़ते समय। टुकड़ो जी महाराज का लेक्चर, कितनी बड़ी बड़ी बातें देखने को सुनने को मिलती यार, और आप लोग कोई बात नहीं करना चाहता। ओके, लेट नाउ दुर्घटना से दुर्घटना तक नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारी रचना है दुर्घटना से दुर्घटना तक। तो इसमें क्या किया कि राधा कृष्ण प्रकाशन जगतपुर दिल्ली से उन्होंने प्रकाशन करवा दिया, 25 रचनाएं संकलित करवा दी, और वो भी अलग अलग प्रकार की। जिस प्रकार से शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने अलग प्रकार दे दिया, ठीक वैसे ही उन्होंने यहाँ पर बता दिया। जैसे एक आदमी और बंगला है, बेड नंबर 9 है, एक रैगिंग है। रैगिंग करते हैं ना आप लोग, करते हुए नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन रैगिंग होती है। और आपको यकीन दिला दूं कि इस रैगिंग की वजह से कई लड़कियों ने और कई लड़कों ने अपने आप को नष्ट कर दिया है। तो ये होता है बेटा। तो ऐसे राजनीतिक विकृतियों को, एक शिकर की मांग, नीलामी, मंत्री का रुमाल, इस प्रकार की कई रचनाओं का निर्माण उन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं। मेरी फांसी हरिशंकर परसाई की एक उनके तपस्वी साधक के रूप में प्राप्त है। मतलब हर किसी को अपना एक गाइड होना चाहिए, एक अच्छा परामर्शदर्शी होना चाहिए। विद्या जी क्या कर रही हो? हमें सब समझ में आता है बेटा, है ना जो। सॉरी मैम। देखिए, ये जो हमारा लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप पे इस बच्चों ने ऐसा कर दिया है कि कोई कुछ शरारत नहीं कर सकता हमारी मॉम के साथ, इसलिए उन्होंने, ये बड़े होशियार होते हैं। आपसे बच्चे हमारे छोटे हैं आपसे, लेकिन वो बड़े होशियार है, कलाकार हैं। आपको वो नोट्स पहुंचा दे, आपको आपका लेक्चर्स को स्टार्ट करवा दे, है ना, आपको आपका जो लेक्चर्स है उसे यूट्यूब पे डलवा दे, ये सारे ही कलाकार है घर के। तो आप जो करते हो ना, ऐसा हुआ है बड़े बड़े सेमिनार में। हम अध्यापक ये काम करते हैं, जैसा विद्या आपने किया ना, तो जिसका लेक्चर बोर हो रहा है तो हम पूरे उसके कॉपी पर ये ऐसा करवा देते हैं। तो करते हैं लोग। नहीं मैम, सॉरी, बोर नहीं हो रहा है मुझे लेक्चर। सॉरी। अरे यार, बस आपको ये थोड़ा सा वातावरण निर्मित भी होनी चाहिए ना, ये से बस बोलते चले जाए तो ऐसा लगता है कि यार लेक्चर बोर हो रहा है, तो ये होना भी चाहिए, है ना। चलिए, हाँ, तो क्या हुआ कि मेरी फांसी में संकलित, हाँ, हरिशंकर परसाई पर बात कर रहे थे कि हरिशंकर परसाई जो एक तपस्वी साधक के रूप में आते हैं। और एक तपस्वी साधक क्या होता है कि किसी न किसी व्यक्ति को अपना एक गाइड होना चाहिए, एक परामर्शदाता होना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने उस जगह पर हरिशंकर परसाई, क्योंकि वो अच्छे व्यंगकार के रूप में आज भी उनकी बहुत अच्छी खासी उनकी एक पहचान बन चुकी है। तो मेरी फांसी यह शीर्षक देश के प्रजातंत्र के खोखलेपन पर प्रहार आ गया। फिर से वही कि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने भोगा, बस उसी के खिलाफ आवाज उठाए। तो जनता को वही बोलना है जो सत्ता चाहती है।
सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने पर फांसी दी जाती है। दूसरी तरफ दोषियों को फांसी देने में विलंब किया जाता है। व्यवस्था में व्याप्त इन्हीं विसंगतियों का मार्मिक चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया। यार सही में अब ऐसा लगने लगा है कि काश काश हम पूर्ण तांबेकर जी से एक बार मुलाकात कर पाते इन व्यंग्यात्मक रचनाओं के बारे में। बहुत देरी करवा दी यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने कि यह पहले लगा देते तो शायद हम इसके पूर्व इस विषय को कितने सालों से पढ़ा रहे थे, भाषा को लेकर बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, वेबिनार सेमिनार सभी जगह पे बात कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके का अनोखा सिलेबस देने में शुक्रगुजार चाहते हैं सभी महानुभावों का जिन्होंने बहुत अच्छे से इसे लिखा, देखा, पढ़ा और डाल दिया, हमें और आपको पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। अदरवाइज हम इतने अच्छे साहित्यकार को देखते नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो देखिए ये वाक्य आप और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे अंडरलाइन करके कोडिंग के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा। मेरी फांसी शीर्षक देश के प्रजातंत्र के खोखलेपन पर प्रहार करता है। जनता को वही बोलना है जो सत्ता चाहती है। सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने पर फांसी दी जाती है। दूसरी तरफ दोषियों को फांसी देने में विलंब किया जाता है। व्यवस्था में व्याप्त इन्हीं विसंगतियों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। देखिए जहां पर भी अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, और जब आवाज उठाई जाती है तब तो आवाज उठाने पर फांसी दी जाती है। यह जीवन का दस्तूर है दोस्तों, और उसी जीवन के दस्तूर को यहाँ पर अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। इसे याद करके रखिएगा, मेरी फांसी, क्योंकि नेक्स्ट तासिका में हम अगली रचनाओं को लेकर प्रस्तुत होंगे। 1 मिनट में, हाँ कल है हमारा लेक्चर, ओके कोई बात नहीं, हमें लगा कि ये वीक खत्म होने वाला है तो कल के लेक्चर्स में भी हम उसे प्रस्तुत करेंगे। तो यह जो है 1 मिनट में हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो यह जो रचना है यह यहाँ पर ही समाप्त कर देते हैं, बहुत बड़ी रचना है। और नेक्स्ट है आपकी पेज नंबर 28 है, और ध्यान, अच्छा ये यहाँ का अलग है, यहाँ का